गुड आफ्टरनून। तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था सबको ध्यान है वो? तो द सिंपल क्यूबिक के लिए z वैल्यू 1, बीसीसी या एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए भी पूछा है 4। अब आराम से बता। तो उसमें जो हमने पढ़ा था जो क्वेश्चंस किए थे सबको क्लियर है वो? और उसमें हमने बोला था पॉसिबल फॉर या कम नंबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, रेडियस, पैकिंग एफिशिएंसी बता मैक्सिमम किसकी होती है? एफसीसी की। और बता क्लोज पैकिंग भी हम उसी को बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम ऑक्यूपाइंग स्पेस या मिनिमम एम्प्टी स्पेस, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तब उसी में अब ये तो क्वेश्चन हमने जो करे सिंपल सा, रेडियस पूछे या एज लेंथ पूछे तो बता सकते हैं, लेकिन इनमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल पर। तो लिख ले नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ। अच्छा था, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल बोले या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बोले, बात एक ही है। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल या डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल एक ही बात है। तो लिख ले नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसका मीनिंग सिंपल सा। अच्छा था, डेंसिटी कभी भी पढ़ो, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बोल रहा हूं, किसी भी चैप्टर में चाहे डेंसिटी पढ़ो, डेंसिटी के लिए हमेशा सबसे सिंपल फॉर्मूला उसका जो तुम बचपन से पढ़ रहे हो, मास बाय वॉल्यूम ही यूज करना। ये हमारा क्वेश्चन हर बार सॉल्व करवाएगा, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो जाए। तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होती है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बता, जब डेंसिटी यूनिट सेल की हमें फाइंड करनी है तो बता जो मास होगा वो भी यूनिट सेल का ही होगा ना, तो वॉल्यूम भी यूनिट सेल का ही होगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल लिख भी लें, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही बोलोगे डेंसिटी। तो डेंसिटी मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ये मास ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे लाएंगे? तो बता, सबसे ज्यादा हम क्यूबिक क्रिस्टल ही पढ़ते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल बोलूं तो बता, वो तो ए क्यूब होता है। तो बता यहां पर मैं अगर बोलूं वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, मैं क्यूबिक क्रिस्टल मान रहा हूं, तो बता ए क्यूब फिक्स हो गया, एज लेंथ का क्यूब। अब मास ऑफ यूनिट सेल कैसे लाऊंगा? अच्छा था, मास ऑफ यूनिट सेल उसका खुद का होता है या उसमें प्रेजेंट एटम्स का मास होता है? उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनका मास होगा ना। तो बता, किसी भी यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर एटम्स जेड पार्टिकल्स होते हैं। तो बता, जेड पार्टिकल्स का जो मास होगा वही मास ऑफ यूनिट सेल बोलेंगे। तो मास ऑफ यूनिट सेल को बता हम क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ जेड पार्टिकल्स बोल सकते हो। तो मास ऑफ जेड पार्टिकल्स हम क्या बोलेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल बोलेंगे। अब लेकिन मास ऑफ जेड पार्टिकल्स हमें मिलेगा कैसे, वो हमें पता चलना चाहिए। तो बता, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन में 1 पार्टिकल का मास दे दूं तो जेड पार्टिकल्स का मास ला सकते हो। तो बता हम क्या बोल सकते हैं? Z इंटू मास ऑफ 1 पार्टिकल भी बोल सकते हो ना। ये समझ में आया? अब बता, यही चीज हमने वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में भी किया था पैकिंग एफिशिएंसी में। बता, Z इंटू 4/3πr³ करते हो ना। वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स लाने के लिए क्या करा था? 1 एटम का वॉल्यूम 4/3πr³ इंटू Z। तो बता, वही चीज यहां भी करी, 1 पार्टिकल का मास इंटू Z, तो टोटल मास ऑफ यूनिट सेल हो गया। अब Z तो हमें पता होता है ना, बीसीसी एफसीसी सिंपल क्यूबिक के लिए 1 2 4, तो हमें सबको पता है वो। तो बता, मास ऑफ 1 पार्टिकल अब लाऊं कैसे? तो ध्यान सुनो, इस डेंसिटी में 2 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। जो अच्छे न्यूमेरिकल मैं थ्योरी में बता रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। सपोज मैं बोलूं ये आयरन मेटल है, सॉलिड है, इसका अब मुझे बताना ध्यान से, इसमें एक ही Fe यूनिट सेल होगी या बहुत सारी? बहुत सारी होंगी। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होंगी और उनमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना, बहुत सारे। तो मैं मान रहा हूं इसमें n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं और उनका टोटल मास W ग्राम है। तो बता, 1 पार्टिकल का मास ला सकते हो? तो मैंने क्या बोला, पूरे सॉलिड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका मास ही दे दिया मैंने। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं सपोज कि सॉलिड में या क्रिस्टल में लेट मास ऑफ n पार्टिकल्स, मतलब n पार्टिकल्स का मास मैं अज्यूम कर रहा हूं हमें दिया है क्वेश्चन में W ग्राम। ये कई बार वो खुद ही दे देगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉलिड
और उसका टोटल मास दे देगा। तो n पार्टिकल्स का टोटल मास W ग्राम, तो बताओ मास ऑफ 1 पार्टिकल ला सकते हो ना, n पार्टिकल्स का मास W ग्राम, तो बताओ 1 पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, W बाई n ग्राम हो जाएगा। और बता ये 1 पार्टिकल का मास यहां रख दे, तो बता 1 पार्टिकल का मास W बाई n ग्राम रख सकता हूं ना यहां पर। तो बता डेंसिटी का ही ये वैल्यू जब मैं यहां पुट कर दूंगा तो डेंसिटी का ही फॉर्मूला क्या हो गया, Z इंटू मास ऑफ 1 पार्टिकल W बाई n इंटू ए क्यूब। तो बताइए डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल का एक टाइप का फॉर्मूला हो गया कि जब वो तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे, उनका मास दे दे, फिर डेंसिटी पूछे तो डायरेक्ट यूज कर लेना, वरना हम इसको ला सकते थे लेकिन मतलब डायरेक्ट यूज करें फॉर्मूला। अब लेकिन इसका दूसरा क्वेश्चन ये भी मैं साथ में पूछा, डेंसिटी का ही दूसरे टाइप का क्वेश्चन। मतलब अभी तो हमने n पार्टिकल्स बोला ना, लेकिन मैं अब तुमसे क्वेश्चन में बोल रहा हूं, सपोज क्वेश्चन में यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल सॉलिड में n की जगह मैं बोल दूं Na पार्टिकल्स है, मतलब एवोगाड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स हैं। तो बता अब ये Na पार्टिकल्स मतलब 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 पार्टिकल्स ही बोल रहा हूं मैं, अज्यूम कर रहा हूं। इफ n इक्वल्स टू Na पार्टिकल्स, मतलब बताओ n की जगह जब Na पार्टिकल्स रख रहे हो तो W भी Na पार्टिकल्स का ही रखोगे। और बता Na पार्टिकल्स मतलब क्या है, 1 मोल है ना। और बता 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास बोलते हो ना। तो बताओ जब n की जगह Na रखोगे तो मास भी 1 मोल का मोलर मास रखोगे ना, बोलो ये समझ में है। तो बता W की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मोलर मास। और ये मोलर मास क्यों बोला समझ में है, क्योंकि 1 मोल Na पार्टिकल्स 1 मोल ही तो है, तो W भी 1 मोल का मास होगा। तो बता W की जगह मोलर मास रख दो, N की जगह क्या रख दोगे, Na। अब लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमारे आगे आयनिक क्रिस्टल में हमारे काम आएगा, वहां भी डेंसिटी का न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये मोलर मास जो है मतलब मास ऑफ 1 मोल है ना। और हमने बोला इस चैप्टर में हम 2 टाइप के सॉलिड्स पढ़ेंगे, जैसे मेटेलिक सॉलिड्स। तो बता मेटेलिक सॉलिड जैसे आयरन सॉलिड बोलो तो बता उसमें सारे Fe एटम्स ही होते हैं ना, बहुत सारे। तो बताओ एटम के लिए मोलर मास उसका एटॉमिक वेट इन ग्राम होगा ना। लेकिन बता जब मैं NaCl क्रिस्टल बोलूंगा तो वहां एटम्स होंगे या NaCl मॉलिक्यूल होंगे। तो बता वहां फिर मोलर मास एटॉमिक वेट इन ग्राम या मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो बता W की जगह मोलर मास रख दे, N की जगह Na रख दे, तो लिख ले तो डेंसिटी का ही दूसरा फॉर्मूला भी बन जाएगा, Z इंटू मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। तो क्वेश्चन में अब यहां पर 2 तरह के ही न्यूमेरिकल बनते हैं डेंसिटी के, तो बता दोनों हमने बोल दिया। अब लेकिन यहां पर हमें कब कौन सा यूज करना है क्वेश्चन में, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन में एटॉमिक वेट गिवन हो क्वेश्चन में या कैलकुलेट करवाए तो बता कौन सा यूज करोगे, फर्स्ट या सेकंड, एटॉमिक वेट या मोलर मास, बताइए एक ही तो बात है ना। तो सेकंड पता चल जाएगा। लेकिन बता अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स देकर मास दे दूं उनका, n पार्टिकल्स का मास दे दूं तो बता फर्स्ट से करो। तो बताइए क्लियर सबको ये। बस अब यहां पर लिखते लिखते सुन लेना, इसमें बस ध्यान रखना है यहां पर बस एक ही चीज का, इस डेंसिटी की यूनिट का। ओके फिजिक्स में तुम ज्यादा पढ़ते हो डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन हम केमिस्ट्री में यहाँ डेंसिटी यूज करते हैं इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही, मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब बताइए मोलर मास या मास तो ग्राम में हो गया, लेकिन मतलब ये जो वॉल्यूम जो एज लेंथ से आएगा मतलब ये भी सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए ना, तभी तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट आएगी यहां पर। तो सेंटीमीटर में, लेकिन ध्यान रखना वो एज लेंथ हमें मोस्टली देगा पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में।
तो बता पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में भी बदलोगे। अब बता 10 रेज टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर या 10 रेज टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होते हैं 1 पिकोमीटर या 1 एंगस्ट्रॉम में। मीटर में तो 10 रेज टू द पावर माइनस 12 या 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर होते हैं, लेकिन सेंटीमीटर में इंटू 100 करोगे तो 1 पिकोमीटर 10 रेज टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर या 1 एंगस्ट्रॉम 10 रेज टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। मतलब इस एज लेंथ का कन्वर्जन करना, ध्यान रखना। वो तुम्हें हमेशा पिकोमीटर एंगस्ट्रॉम में ही देगा एज लेंथ, तो हमें उसको इनटू सेंटीमीटर में करके यहां पुट करना, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब इसको इनमें से कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कब फर्स्ट यूज करना है, एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या होगी, या कब सेकंड यूज करना है, तो अभी हम क्वेश्चंस लिखेंगे तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। अब हमने बिल्कुल सिंपल कर दिया, 2 ही टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, इसलिए बस लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, कब कौन सा यूज करना, और वो बिल्कुल इजी आइडेंटिफाई करना। तो क्वेश्चन लिख लें। a metal in bracket atomic weight, बोर्ड पर लिख लें 50 ग्राम पर मोल। जरा इसकी यूनिट क्या लिखी है, ओनली 50 ग्राम या ग्राम पर मोल भी लिखा है, तो ये ध्यान रखना। एग्जैक्ट यूनिट तो हम लिख देते हैं शॉर्ट में एटॉमिक वेट इन ग्राम या मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, लेकिन एग्जैक्टली तो बता, ये 1 मोल का मास होता है ना, इसलिए यूनिट तो एग्जैक्ट कई बार एनसीईआरटी में तो हर बार यही लिखी हुई मिलती है, ग्राम पर मोल, तो उसका मतलब मास ऑफ 1 मोल इन ग्राम। आफ्टर ब्रैकेट लिख लें crystallizes in BCC lattice, crystallizes in BCC lattice with edge length 300 picometer, 300 picometer। determine density of crystal, determine density of crystal। अच्छा, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल बोले या यूनिट सेल एक ही चीज है, डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। अब बता डेंसिटी का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, फर्स्ट या सेकंड। अब बता, लैंग्वेज में अपना पता चल रहा है, एटॉमिक वेट लिखा है तो सेकंड ही यूज करोगे। और सेकेंड फॉर्मूला जब यूज करना होगा तो पहले फॉर्मूला ही लिख लो, तो Z इंटू मोलर मास, लेकिन मतलब यहाँ मोलर मास एटॉमिक वेट है, अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब, लेकिन मतलब ए किसमें है, पिकोमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदलोगे। अच्छा, 300 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, या 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर एज लेंथ हो गई। बता z की वैल्यू उसने बता दी BCC बोलकर, कि बता z वैल्यू कितनी हुई 2, एटॉमिक वेट खुद ने दे दिया 50, अपॉन एवोगाड्रो नंबर बता अप्रोक्स 6 ले लो उसको, 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, और 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 का होल क्यूब। अब बताइए पावर माइनस 24 प्लस 23 पावर माइनस 1 ऊपर जाकर 10, 500 अपॉन 81 आएगा, और 500 अपॉन 81 को डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स 6 हो जाएगा, या आंसर विल बी 6.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो द सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बस डेंसिटी का हमें बस ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये समझ में है। तो द ये कैलकुलेशन भी सिंपल सी, को टफ नहीं है। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखे an element crystallizes in an element crystallizes in FCC unit cell, FCC unit cell with edge length 4 angstrom, with edge length
4 एंगस्ट्रॉम. The mass of its बोर्ड पर लिख लें 24 into 10 raised to the power 23 atoms. बोर्ड पर लिख लें mass of its 24 into 10 raised to the power 23 atoms is 200 gram. 200 gram. Then find density of crystal. Then find density of crystal. चलो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सेकंड या फर्स्ट? मतलब अपने आप पता चल रहा है लैंग्वेज में से कि हमें कब कौन सा यूज करना है. तो आपके क्या हो गए, Z इंटू अटोमिक वेट कीजिएगा W, Na कीजिएगा N पार्टिकल्स इंटू A क्यूब, और सिंपल सी इसमें भी तो और इजी कैलकुलेशन. अब बता हम इसलिए, लेकिन क्या बोला आपके BCC या FCC? FCC बोला तो Z वैल्यू 2 या 4, और W कितना दे दिया था उसने 200 ग्राम. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए उसने 24 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. लेकिन A क्यूब 4 एंगस्ट्रॉम में है, तो बता यहीं पुट कर लो डायरेक्ट. सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 का होल क्यूब, और डिवाइड करोगे सिंपल कैलकुलेशन, इसका आंसर आ जाएगा 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो बता दो ही टाइप के हमने बोला क्वेश्चन में चेंज न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं. अब हमने थ्योरी में वो पॉइंट लिख लिया, तो बता हमारा फॉर्मूला क्वेश्चन जल्दी हो गया. सिंपल सा नंबर ऑफ एटम्स देकर मास दे दिए उसने, तो डेंसिटी पूछी. यहाँ अलग था, एटॉमिक वेट देकर डेंसिटी पूछी, लेकिन मतलब डेंसिटी दोनों से सिंपल सी है, कर लोगे. या बता इसी क्वेश्चन का मैं उल्टा भी कर सकता था, मैं तुमसे बता डेंसिटी दे देता, मास दे देता, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेता, तो भी बता ला सकते थे. तब भी यही फॉर्मूला तब भी यूज करना था. या नंबर ऑफ एटम्स दे दूं, डेंसिटी दे दूं, उसका मास पूछ लूं एलिमेंट का, तो भी ला सकते थे. अब लिख लो इसी को, बस लैंग्वेज वाइज में थोड़ा सबसे अच्छा जो कर सकता हूं वो मैं लिखवा रहा हूं. लैंग्वेज वाइज अच्छा क्वेश्चन तो यही है, बस लैंग्वेज वाइज डायरेक्ट ना दे हम तो कैसे बोलेंगे. तो लिख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मेटल in bracket atomic weight 75 gram per mole. 75 gram per mole crystallizes in a cubic unit cell. Crystallizes in a cubic unit cell with edge length 500 picometer. With edge length 500 picometer. 500 picometer. And density 2 gram per centimeter cube. Density 2 gram per centimeter cube. Find. अब इसमें 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल, एंड सेकंड रेडियस ऑफ मेटल एटम. टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड सेकंड रेडियस ऑफ मेटल एटम. जी आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे डेंसिटी का? एटॉमिक वेट वाला, मोलर मास वाला यूज करोगे? अच्छा इसमें लाओगे क्या? और बता जेड मिल गया तो ला सकते हो. कौन से टाइप की यूनिट सेल है? BCC.
द डेंसिटी की वैल्यू बता कितनी गिवन है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एज लेंथ 500 पिकोमीटर, तो बता 500 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 10, एज लेंथ क्या हो गई सेंटीमीटर में, 5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 8। अब बता जेड वैल्यू हमें लानी है, एटॉमिक वेट 75 दिया उसने, अपॉन बता यहाँ Na इंटू ए क्यूब करोगे और सॉल्व करोगे, ये तो कैलकुलेशन भी इजी सी, बता एग्जैक्टली जेड वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और बता जेड वैल्यू 2 आ गई तो पता चल गया ये कौन सी यूनिट सेल हुई, बीसीसी यूनिट सेल। और बता बीसीसी यूनिट सेल पता चला तो ही रेडियस ला सकता हूं, ओके सबके लिए फॉर्मूला अलग अलग होता है यूनिट सेल में रेडियस ऑफ एटम का। तो बता यहाँ क्या हो जाएगा, √3a/4 होगा, तो बता रेडियस क्या हो गई, √3a/4, 1.732 रेडियस की वैल्यू और √3 की, एज लेंथ 500 पिकोमीटर, अपॉन 4 कर दोगे तो बता इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्स तो 216 या एग्जैक्टली 216.5 पिकोमीटर। तो बताइए क्लियर सबको। अब इस क्वेश्चन में ध्यान सुनना, मुझे ये क्वेश्चन अभी तो मैंने फिर भी इजी कर दिया क्योंकि फर्स्ट पार्ट पूछा मैंने, मैं लैंग्वेज वाइज इसको थोड़ा सा और अच्छा करता तो मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलता फाइंड रेडियस ऑफ मेटल एटम, तब भी हमें याद आए कि रेडियस ऑफ मेटल एटम लाने के लिए मुझे पहले क्या लाना पड़ेगा, टाइप ऑफ यूनिट सेल, मतलब बता मुझे जेड लाना ही पड़ेगा, या थर्ड क्वेश्चन पूछ लूं, बिल्कुल अलग कर दूं मैं, डायरेक्ट पूछ लूं कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल एटम का न्यूमेरिकल में, तब भी याद आए कि जेड लाना है, हो गया पता चल गया ना, बीसीसी लाते कोऑर्डिनेशन नंबर 8, तो क्वेश्चन सॉल्व। अब लेकिन एक चीज सुनना, यहां पर कैलकुलेशन के लिए बोल रहा हूं कि जब ये z वैल्यू आएगी तो बता अभी तो ये एग्जैक्टली 2 आ गई अपने आप, लेकिन हर बार डाटा सिंपल नहीं होंगे, इतने इजीली कैंसिल आउट नहीं होंगे यहां पर, तो तुम्हारा आंसर मोस्टली z का डेसिमल में आएगा, तो उसको उसके नंबर के नियरेस्ट होल नंबर वाला बोलना, क्योंकि तभी हम बता सकते हो कि वो आएगा डेसिमल में यहां पर। ओके अभी तो बिल्कुल सिंपल डाटा थे, तो बताइए ये चीज क्लियर सबको। लेकिन तो बता डेंसिटी में मैं जितने तरह के चेंजेस कर सकता हूँ सब बता दिए, और कुछ के लिए तुमने हाँ कर लिया, और टेस्ट पेपर में पूरा बता चुका हूँ। अब मैं बता चुका हूँ, तुम लोगों ने बहुत बार मैंने पूछा कि ऐसा होगा कर लोगे, और तुम लोग हाँ कर देते हो, तो जो हाँ कर दिया तुम्हें अब सोचना पड़ेगा किन चीजों के लिए हाँ करा, तो बताओ वो सब चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर सुनना ध्यान से, तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल ये हमने पढ़ा, चीज क्लियर सबको। अब ध्यान से देखना, ये जो नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं पूरा ये थियोटिकल, लेकिन अच्छा बता हमने जो पढ़ी ध्यान सुना, बीसीसी यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल्स, ये सब क्रिस्टल में फॉर्म कैसे होती है एक्चुअल में, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। तो लिख लें नेक्स्ट हेडिंग टॉपिक, क्लोज पैकिंग ऑफ close packing of identical spheres in crystal, close packing of identical spheres in crystal। अब इसमें एक वर्ड देखो हमने क्या लिखा है, आइडेंटिकल स्फेयर्स। अब ये लिखा है इसका पहले तो इसी का मीनिंग समझो कि बता जैसे आयरन सॉलिड है, ध्यान सुनना, ये आइडेंटिकल स्फेयर्स में पहले बता रहा हूं क्लोज पैकिंग इन मेटेलिक सॉलिड्स, क्योंकि बता जैसे आयरन सॉलिड है तो उसमें सारे Fe एटम्स होते हैं ना, और सारे जो Fe एटम्स होंगे वो शेप साइज मास में सब आइडेंटिकल होंगे ना, तो हम पहले पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल स्फेयर्स, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम आयनिक क्रिस्टल्स की। अच्छा था आयनिक क्रिस्टल्स में एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं, और बता जनरली केटायन छोटा होता है एनायन बड़ा होता है, मतलब वो आइडेंटिकल स्फेयर्स होंगे नॉन आइडेंटिकल, तो वो आइडेंटिकल क्यों लिखा पहले तो वो क्लियर है हेडिंग में। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्लोज पैकिंग का, ये हम बोलते कब हैं, ये हमें पहले मीनिंग क्लियर हो, लिख लें इसका मीनिंग क्या है, द मोस्ट एफिशिएंट अरेंजमेंट ऑफ, द मोस्ट एफिशिएंट अरेंजमेंट ऑफ constituent particles, the most efficient arrangement of constituent particles occupying most of the
available space, most of the available space, and reducing the empty space to minimum in a crystal, is called close packing. Is called close packing. Is called close packing. मतलब यहाँ पर मतलब is called, यहाँ पर इसमें लिखा close packing, इसका मीनिंग सिंपल सा, इसमें दोबारा पढ़ो, मैक्सिमम ऑक्यूपाइड स्पेस होना चाहिए, जितना हम अवेलेबल स्पेस है क्रिस्टल में उसका मैक्सिमम ऑक्यूपाइड स्पेस। और बता मैक्सिमम ऑक्यूपाइड स्पेस मतलब मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी, और क्या लिखा है मिनिमम एम्प्टी स्पेस मतलब मिनिमम वॉइड स्पेस। तो जहां पर मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी होगी और मिनिमम वॉइड स्पेस होगा उसी को हम ओनली क्लोज पैकिंग बोलेंगे। तो मैं तुमसे क्वेश्चन बोला लिखवा दूंगा आगे, लेकिन क्वेश्चन पहले पूछ रहा हूं, तो मुझे बता दो ध्यान से, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, इन तीनों को क्लोज पैकिंग बोलोगे या ओनली एफसीसी को? ओके बताओ, उसी में मैक्सिमम है ना 74%, तो पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम किसमें होती है? एफसीसी में 74%, मिनिमम एम्प्टी स्पेस 26%, जबकि बता बीसीसी में मैक्सिमम नहीं है 68%, 32%, और सिंपल क्यूबिक में सबसे कम है। तो ये हम आगे क्वेश्चन पे पहले बोल रहा हूं, वो तुमसे पूछेगा, नेम लिख देगा सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, और पूछेगा इनमें से कौन सी क्लोज पैकिंग है या कौन सी क्लोज पैकिंग नहीं है, तो ओनली किसको मानेंगे? एफसीसी को। सिंपल क्यूबिक, बीसीसी नहीं है क्योंकि उनमें मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी नहीं है। तो ये चीज लिए सिंपल सा। अब लेकिन ये जो अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल में पार्टिकल्स का, वैसे तो बता एग्जैक्टली प्रैक्टिकली वो हम बताते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन से, लेकिन अब थियोरेटिकली समझाने के लिए मैं बोल दूंगा कि हम अरेंज कर रहे हैं, लेकिन मतलब वो अरेंज हम नहीं कर रहे, वो तो जो नेचुरली अरेंज्ड है उनमें हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन से अरेंजमेंट देखा। लेकिन वो अरेंजमेंट होता कैसे, अगर हम करते तो कैसे करते, सिंपल सी चीज बता। तो वन डायमेंशनल पैकिंग, सिंपल सा लिख ले पहले, सिंगल लाइन बता, सबसे पहले कोई भी चीज अरेंज करोगे तो बता सिंगल लाइन ही अरेंज कर सकता हूं सबसे पहले। तो वन डायमेंशनल का मतलब स्फेयर्स को, ये बना बिना साथ में, स्फेयर्स को ओनली इन वन डायरेक्शन ही अरेंज करूं, ओनली इन वन डायरेक्शन। तो बता एक ही डायरेक्शन में, मतलब इसको अगर मैं एक्स एक्सिस मान लूं तो एक ही एक्सिस के अलोंग है ना, तो वन डायमेंशनल हो गई ना, बता ये एक ही डायरेक्शन में अरेंज कर रहे हैं, तो सिंगल लाइन अरेंजमेंट। अब मैं तुमसे पूछूं इस सिंगल लाइन अरेंजमेंट बता, इनके आगे पीछे और बहुत सारे होंगे ना, लेकिन बता ऊपर नीचे अरेंज कर सकता हूं क्या? ओनली सिंगल लाइन अरेंजमेंट। तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा, बता इस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर, बता ओनली दो से ही अटैच्ड हो सकता है ना डायरेक्टली, तो लिख भी लें साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो बता सबसे पहले अगर हमारे बनाते क्रिस्टल तो सिंगल लाइन अरेंज करते, देन बता इसके बाद इसको सिंगल लेयर में कन्वर्ट करते, मतलब हम क्या बोल रहे हैं उसको, 2 डायमेंशनल पैकिंग, 2D पैकिंग। और 2D पैकिंग को हम क्या बोलेंगे सिंपली समझने के लिए, सिंगल लेयर अरेंजमेंट, सिंगल लेयर अरेंजमेंट। अब सिंगल लेयर अरेंजमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ये हम यहां ध्यान सुनना, अगेन हम इसको 2 टाइप का बोलेंगे। क्यों बोलेंगे उसका सब रीजन बता रहा हूं, पहले उनके नेम ही लिख लो फिर रीजन बता दूंगा। स्क्वायर पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल पैकिंग। अब देख लें स्क्वायर पैकिंग, मतलब सिंगल लाइन को अब मैं सिंगल लेयर मतलब 2 डायमेंशनल पैकिंग में, मतलब एक बता वाई एक्सिस के अलावा और कर दे हम, अगर एक्स मान रहा हूं इसको, तो मैं अब मैं कैसे करूंगा ध्यान से देखना, बोर्ड पे लिख लें। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। क्यों हमने 2 टाइप का बोला इनको 2 डायमेंशनल पैकिंग को, उसका रीजन है कि मैं जब सेकंड लाइन अरेंज करूंगा
तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज है, मैं कहां कहां अरेंज कर सकता हूं। एक तो बता एग्जैक्टली इन एटम्स के नीचे ही अरेंज कर दूं, एग्जैक्टली फर्स्ट लाइन के एटम्स के नीचे अरेंज करता जाऊं, मतलब बता यहां पर अब ये सेकंड डायरेक्शन भी हो गई ना, इसलिए पहले तो 2 डायमेंशनल क्यों बोला, वो मीनिंग क्लियर है, द सेकंड लाइन। अब यहां पर लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी मतलब इन एग्जैक्टली एटम्स की जगह इनके डिप्रेशंस में अरेंज करूं, तो बता अलग तरह की लिखेगी ना सेकंड लाइन, यहां तो सेम दिखेगी लेकिन वहां अलग दिखेगी। तो बता यहां पर हम इस तरह पहले, अब मैं स्क्वायर पैकिंग बता रहा हूं, बता इन्हीं एटम्स के एग्जैक्टली नीचे अरेंज करते जाए हम, तो बता इस तरह से। और मैं एक चीज बोला, ये डायग्राम तो मैं अच्छे से देखना हो तो एनसीईआरटी में देख लेना, उसमें कलर्ड मिलेंगे, मॉड्यूल में देखोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट मिलेंगे हो क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है इसलिए बोल रहा हूँ। तो द स्क्वायर पैकिंग, द यहाँ पर अब ये स्क्वायर पैकिंग में देखोगे बता यहाँ पर एग्जैक्टली हर लाइन आइडेंटिकल है ना, हर रो ऑफ स्फेयर्स आइडेंटिकल हो गई ना, जबकि यहां अरेंज करूंगा तो बता इस तरह से होगा अरेंजमेंट, इनके डिप्रेशंस में अरेंज करेंगे हम फर्स्ट लेयर रो के, इस तरह से अरेंजमेंट यहां पर होगा। तो अब देख लें इसमें, अब ये स्क्वायर पैकिंग या हेक्सागोनल पैकिंग क्यों बोला इनको, उसका रीजन सिंपल सी चीज में बोलो। अच्छा था मैं तुमसे पूछूं, पहले देख ले बोर्ड पर एक बार क्वेश्चन पूछूं, वही हमारे काम का मेन ना, ये जो मैं फर्स्ट स्क्वायर पैकिंग वाली बोल रहा हूं इसमें लाइन से, इसमें मैं तुमसे पूछूं इस बताए सेंटर वाले स्फेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर करेक्ट है, क्योंकि बता दिख रहा है, बता ये अपने इधर भी बता 4 स्फेयर से ही टच्ड है ना डायरेक्टली, 4 स्फेयर से ही टच्ड है, तो बता ये 4 स्फेयर से टच्ड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो अब ध्यान सुनना, इसको स्क्वायर पैकिंग क्यों बोला, उसका रीजन मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हम 4 स्फेयर्स के सेंटर्स को ज्वाइन करें तो स्क्वायर बनता है, 4 स्फेयर्स के सेंटर्स को ज्वाइन करें तो बता स्क्वायर बनता है, या इनको ज्वाइन कर लो 4 को तो भी स्क्वायर बनेगा, तो बता स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इसका नेम क्या रखा स्क्वायर पैकिंग। तो ये चीज के लिए सिंपल सा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब इसका पैकिंग एफिशिएंसी सिंगल लाइन अरेंजमेंट का स्क्वायर पैकिंग में जब करते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी आती है 52.4%। अब कैसे आती है मैं बता दूंगा, लेकिन बता ज्यादा काम का है नहीं, डायरेक्ट ध्यान रख लो 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी स्क्वायर पैकिंग की। लेकिन बता यहां पर जब मैं सेकंड वाले में करूं यही चीज, तो यहां पर मुझे बता देख लो पहले बता मैं तुमसे पूछूं इसमें इस वाले स्फेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर आपके 6 है, बता ये 6 से टच्ड है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और इसको हेक्सागोनल क्यों बोला, क्योंकि बता मैं 6 स्फेयर्स के सेंटर्स को ज्वाइन करूंगा तो हेक्सागन मिलता है, 6 स्फेयर्स के सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो हेक्सागन बनता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला हेक्सागोनल पैकिंग बोला, हेक्सागन बना इसलिए हमने इसको क्या बोला हेक्सागोनल क्लोज पैक। और इसमें 6 स्फेयर्स को ही ज्वाइन क्यों करा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, और इसमें पैकिंग एफिशिएंसी स्क्वायर पैकिंग से थोड़ा ज्यादा आती है 60.4%, 60.4%। तो अगर मैं इनको शो करूं सिंगल लेयर को, इन दोनों की स्क्वायर पैकिंग और हेक्सागोनल पैकिंग को, तो बोर्ड पर देख लें, बताइए 4 स्फेयर्स को हमने ज्वाइन करा, तो बता एक्चुअल में तो ये नियरेस्ट नेबर यही है ना, और ये कॉर्नर ही है, बताओ 4 एक तरह से, बता इनको टच करा तो बताइए सिंगल लेयर स्क्वायर पैकिंग ही दिख रही है ना, आइडेंटिकल स्फेयर्स ही आइडेंटिकल बॉल्स हैं, साइज सेम मास सेम सब, तो बताइए स्क्वायर पैकिंग। लेकिन द सेकंड में हमने बोला हेक्सागोनल पैकिंग, तो बता हेक्सागन में इस तरह से देखोगे तो बता एग्जैक्टली तो ये है सिंपल सा, तो बताइए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गई, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वही 6 स्फेयर्स को जो करा, बीच में एक सेंटर वाला एटम भी दिखता है हर बार है ना,
इन 6 के बीच में एक सेंटर वाला एटम भी है, तो ये 7 हो गए टोटल, लेकिन मतलब हेक्सागन ही बन रहा है, इसलिए क्या बोला इसको हेक्सागोनल पैकिंग। और इसको क्या बोला हमने, यहाँ स्क्वायर बनता है 4, और 4 को ही क्यों देखा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, इसलिए 4 को देखा, यहाँ 6 था इसलिए 6 को देखा, तो ये क्लियर सबको ये। अब ये तो हमने बोला सिंगल लेयर बनी, मतलब 2 डायमेंशनल, लेकिन मतलब क्रिस्टल जब बनता है तो उसमें सिंगल लेयर होती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और बहुत सारी लेयर्स होंगी, तो अभी तो एक लेयर बनी वो 2D थी, अब मैं इसके ऊपर जब अरेंज करूंगा तो एक एक्सिस और आ गया, तो बता 2D बोलूं 3D, तो बता मल्टी लेयर्स अरेंजमेंट बोलोगे उसको, जैसे इनको सिंगल लाइन बोला, सिंगल लेयर बोला, तो उसको क्या बोलूंगा बता मल्टी लेयर्स। अब इनके ऊपर बहुत सारी लेयर्स अरेंज करेंगे हम, या अरेंज होती है क्रिस्टल में, तो लिख लें थर्ड 3 डायमेंशनल पैकिंग, 3 डायमेंशनल पैकिंग, और उसका नेम क्या होगा, मल्टी लेयर्स अरेंजमेंट। मल्टी लेयर्स अरेंजमेंट। अच्छा, ये मल्टी लेयर्स अरेंजमेंट इन सिंगल लेयर अरेंजमेंट के ऊपर ही करोगे ना। अच्छा था, जब सिंगल लेयर का अरेंजमेंट 2 तरह का है, तो बता यहां पर अगर मैं स्क्वायर पैकिंग पर रखूंगा तो अलग तरह की मिलेगी क्रिस्टल की पैकिंग, और बता हेक्सागोनल पर रखूंगा तो अलग तरह की मिलेगी। इसलिए बता तुम पढ़ते थे 2 टाइप की पैकिंग पढ़ते हो, हेक्सागोनल और स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो 2 टाइप की हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि बता लेयर फर्स्ट 2 टाइप की हैं, तो बता उन पर जो क्रिस्टल बनेंगे वो भी 2 टाइप के बनेंगे पैकिंग से। तो यहां पर लिख लें इसमें फर्स्ट स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मल्टी लेयर्स अरेंजमेंट में भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, अब ये भी अगेन 2 टाइप की हो जाती है। क्यों हो जाती है उसका रीजन बता रहा हूं यहां पर। अब मतलब जब तुम सेकंड लेयर को रखोगे तो ऑन द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर, या 2 पॉसिबिलिटीज हैं। क्यों है 2 पॉसिबिलिटीज, बोर्ड पर देख लो। मतलब एक तो सिंपल सा, मतलब ये फर्स्ट लेयर मान रहे हैं ना हम स्क्वायर पैकिंग, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है रखने की। एक तो बता हम इनके वॉइड्स के बीच में रख दें, तो एक पॉसिबिलिटी कि मैं ऑन द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर रखूं। दूसरी पॉसिबिलिटी इन्हीं के ऊपर रख दूं, एग्जैक्टली इनके ऊपर रख दूं, तो बता अलग अलग टाइप के क्रिस्टल बनेंगे ना, फिर पैकिंग में 2 टाइप की होएगी ना। तो यहां पर ये क्यों है 2 टाइप की, पहले वो मीनिंग क्लियर है सबको, कि हम 2 तरह का अरेंजमेंट करें, एक तो एटम्स के ऊपर या वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर के ऊपर, तो अलग अलग तरह की होती हैं 2, ये 2 टाइप की होती हैं। तो अब इसको मैं शो करूं अगर यहां डायग्राम में, सिंपल सा डायग्राम देख लें आप ध्यान से, बना भी लेना। तो सिंपल सा यहां पर ये हमने मतलब फर्स्ट टाइप की बोला, सिंगल लेयर अरेंजमेंट, सिंगल लेयर अरेंजमेंट बोल रहा हूं, मतलब स्क्वायर पैकिंग वाला। अच्छा, तो ये पूरी लेयर एक है ना, तो बता इसको मैं ए लेयर बोल दूं, ए लेयर पूरी लेयर। अब ये पूरी लेयर है, ये ब्लैक वाली जो है, इसको ए लेयर बोला, फर्स्ट लेयर। अब मुझे ध्यान से था, अब मैं सेकंड लेयर एग्जैक्टली ऑन द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर रख दूं, मतलब एग्जैक्टली जहां 4 एटम थे उन्हीं चारों के ऊपर 4 स्फीयर रख दूं। तो अब मुझे बताओ, सामने से देखोगे तो ये फर्स्ट जो सेकंड लेयर है वही दिखेगी ना सामने से, साइड में से मत देखना, सामने से देखोगे तो बता ये सेकंड वाली दिखेगी। मतलब क्या बताओ, इस सेकंड लेयर ने फर्स्ट लेयर को सुपर इंपोज कर दिया, मतलब बताओ सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर आइडेंटिकल हो गई ना। तो बता अब ये डिफरेंट लेयर है फर्स्ट से या सेम लेयर है, तो बता इसको बी लेयर बोलूं या इसको भी ए लेयर ही बोलूं।
ए लेयर बोलूंगा, मतलब बता यहाँ ए टाइप की पैकिंग हुई। अच्छा, थर्ड लेयर रखूंगा फिर इन्हीं एटम्स के ऊपर, फिर ए, फिर इन फोर्थ रखूंगा इन्हीं के ऊपर, मतलब सारी लेयर्स आइडेंटिकल होती हैं। तो बता यहां पर अब मैं इसको शो करूं अगर इस डायग्राम में, तो बता ये तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर इन्हीं एटम्स के ऊपर रखेंगे ना, तो बता हमें फर्स्ट लेयर वाले नहीं दिखेंगे, लेकिन समझाने के लिए बस, तो बता मैं सेकंड लेयर वालों को छोटा कर लूं स्फीयर्स को, लेकिन वो हैं बराबर साइज के, तो बता सेकंड लेयर वाले जो एटम्स हैं वो फर्स्ट लेयर के ऊपर ही रख रहे हो ना, तो बना भी लो। और बता इनको क्या बोलोगे, सेकंड लेयर को भी ए लेयर ही बोलोगे, क्योंकि हम एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकल स्पेस ले रहे हैं। वो समझाने के लिए बस हमने उनको छोटा कर दिया। तो बता है तो ये भी ए लेयर ही, एग्जैक्टली ऑन द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर रख रहे हैं, तो ये भी क्या, रेड वाली लेयर भी ए लेयर, फिर थर्ड भी कौन सी आएगी, ए लेयर। तो बता यहां लेयर्स की पैकिंग कौन से टाइप की हो गई, ए टाइप की पैकिंग बोलोगे ना, और ए टाइप की पैकिंग से अब मुझे ध्यान से बताना, जो मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, हमारा मेन क्वेश्चन, बता इससे बोर्ड पर देख लो, मतलब यहां पर हमने फर्स्ट के ऊपर सेकंड रखा, थर्ड ऐसे रखता जाऊंगा बहुत सारी सेम। अब मुझे बता दो ध्यान से, मतलब यहां पर इनसे ए टाइप पैकिंग से कौन से टाइप की यूनिट सेल बन रही है, जो दिख रही है बताओ, वो बताओ। फोर कॉर्नर्स के ऊपर, फोर कॉर्नर्स है ना टच्ड, और कोई बीच में या कहीं साइड में एटम दिख रहा है क्या, तो बता फोर के ऊपर फोर, मतलब बता ये फोर जो कॉर्नर्स हैं ऊपर वाले, इनके नीचे कॉर्नर वाले टच्ड है ना, तो बता एक्स्ट्रा लैटिस पॉइंट कोई नहीं है, तो बता ये किस में होता है, सिंपल क्यूबिक लैटिस, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनती कैसे क्लोज पैकिंग में क्रिस्टल में, तो बता वो समझ में है, ए टाइप पैकिंग से बनती है, तो लिख ले इससे कौन से टाइप की यूनिट सेल बनती है, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज फॉर्म्ड, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज फॉर्म्ड। तो बता इसमें, अब मैं क्वेश्चन मुझे बता, चाहे मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल डायरेक्ट बोलता या ए टाइप पैकिंग बोलूं, बता बात एक ही है। तो बता जो क्वेश्चंस हम सारे सिंपल क्यूबिक में कर चुके हैं, उनके क्वेश्चंस में डायरेक्ट सिंपल क्यूबिक बोलकर ना पूछूं, तो मैं क्या पूछूंगा, ए टाइप पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बता सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6, बता हर कॉर्नर एटम 6 से टच्ड होता है ना, हेलो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम सब पढ़ चुके हैं, बता तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अच्छा बता इसमें जेड वैल्यू कितनी होती है, 1। अच्छा पैकिंग एफिशिएंसी इसकी कितनी होती है, वो भी पढ़ चुके हैं हम, 52.4% या π/6। अब ये मैंने दोबारा लिख दिया, लेकिन बता याद तो इतना सा रखो सिंपल सा, सिंपल क्यूबिक के सब चीजें पहले ही पता है हमें, रेडियस क्या होती है a/2, तो वो सब चीजें हमें पता है। तो बता पैकिंग एफिशिएंसी ए, अब मैं डायरेक्ट नहीं पूछूंगा सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी, अब मैं क्या बोलूंगा, ए टाइप क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी। तो हमें ध्यान है ए टाइप पैकिंग मतलब क्या है, सिंपल क्यूबिक ही पूछ रहा है, तो ये चीज क्लियर सबको। अब ये तो हमने बोला जब हमने ऑन द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर, स्क्वायर पैकिंग में ऑन द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर रखा। अब यहां पर ध्यान से देखना दूसरे टाइप के पॉसिबिलिटी जो है, वापस बोला बोर्ड पर देख ले, मतलब अभी तो हमने क्या बोला, एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर के ऊपर रखा था, तो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट हुआ ना ओनली, लेकिन अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, मतलब जो सेकंड लेयर के स्फीयर्स हैं ऑन द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर रखूं। अच्छा लास्ट क्लास में बताया था ये चीज, दोबारा बोल रहा हूँ, बता ध्यान से, बता हमने बोला प्रैक्टिकली, ये बता 4 बॉल्स के ऊपर में जब 5th बॉल रखूंगा, ऊपर बोल रहा हूं, तो बताओ ये टच्ड रहती हैं, थोड़ा सा दूर खिसक जाती हैं, तो बता वो यहां पर भी होगा कि जब मैं इसी स्क्वायर पैकिंग के ऊपर सेकंड लेयर के स्फीयर्स रखूंगा वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर में, तो ये फर्स्ट लेयर वाले एटम्स थोड़ा सा दूर खिसक जाएंगे, तभी तो स्टेबल रहती है, अभी नहीं खिसक सकते क्यों चिपके हुए, लेकिन बताओ यहां पर रखूंगा तो थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, तो बताओ यहां अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहां पर ये फर्स्ट लेयर जो ए लेयर है, वो अब उसके स्फीयर्स एक दूसरे से टच्ड नहीं रहेंगे,
ये थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, क्योंकि तभी इनकी वॉइड में ऊपर बॉल हम रख सकते हैं। तो बना भी ले। तो बता यहां पर ये सब स्फेयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर एक दूसरे से टच्ड नहीं रहेंगे, लेकिन बता है तो अभी भी ये ए लेयर ही। अब मैं ज्यादा सेकंड लेयर जब रखूंगा तो ऑन द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर रखूंगा ना। तो बता ऑन द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर रखूंगा तो रेड वाली अगर मैं बोलूं, तो मुझे ध्यान से बता जब फर्स्ट लेयर वाले टच नहीं है स्फेयर्स, तो सेकंड लेयर वाले भी नहीं हो सकते, क्योंकि है तो सेम आइडेंटिकल स्फेयर्स। ये बता पहले वाले दूर खिसक गए तो ये भी दूर नहीं रहेंगे। तो यहां पर सेकंड लेयर जब हम अरेंज करेंगे तो ये इस तरह से अरेंजमेंट होगा, ये भी एक दूसरे से टच्ड नहीं रहेंगे। तो अब मुझे बता सामने से अगर देखेंगे, पहले बता रुक जा सुन ले। बता यहां पर तो आइडेंटिकल थे, इसलिए बता सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर सारी लेयर्स सेम थी ना, इसलिए सबको ए लेयर बोला। लेकिन बता यहां पर तुम देखो द फर्स्ट लेयर इसकी वॉइड में रखा हमने, तो बता अब तुम्हें ओनली फर्स्ट लेयर दिख रही है, सेकंड दोनों दिख रही है। मतलब बता सेकंड लेयर जो अब बनेगी वो फर्स्ट से आइडेंटिकल या डिफरेंट। तो बता इसको ए लेयर बोलूं या बी लेयर? बी लेयर बोलूंगा। अब थर्ड लेयर अरेंज करें, उससे हमें इसकी टाइप ऑफ पैकिंग पता चलेगी। बोर्ड पर देख ले। बता ये जो है रेड वाली, ये बता बी पे बी हो गई ना लेयर, क्यों डिफरेंट बोला वो समझ में आया। अब थर्ड वाला ध्यान से बता, जब हमने बी लेयर को ऑन द वॉइड्स ऑफ ए लेयर रखा, तो अब मैं जो थर्ड लेयर रखूंगा वो भी ऑन द वॉइड्स ऑफ बी लेयर रखूंगा ना। तो अब ध्यान से देखो, इसमें तुमने डायग्राम अच्छे से बनाओ या सामने बोर्ड पर देख लो। बता ये जो वॉइड्स बन रही हैं रेड वालों की ओनली, बता वो उसके नीचे देखो कौन से एटम दिख रहे हैं, फर्स्ट लेयर के एटम दिख रहे हैं ना। मतलब बता ये जो रेड वालों की वॉइड है वो कहां बन रही है, ऑन द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर या ए लेयर बन रही है। अब बता यहां और बहुत सारे रेड वाले स्पेस लगा दोगे सेकंड में, तो हर स्फेयर के ऊपर बनेगी, हर स्फेयर के ऊपर बनेगी वॉइड उसकी, और हर स्फेयर के ऊपर बनेगी। तो बताओ हर स्फेयर के ऊपर बनेगी तो ये जो थर्ड लेयर आएगी, बता वो यहां पर बता भी इसके लिए मैं बोलूं तो बता यहाँ पे और रेड वाली बॉल्स लगा दूंगा, तो बता ये इन चारों के ऊपर वॉइड बनेगी ना सेकंड लेयर की। तो बता जब मैं थर्ड लेयर के स्फेयर रखूंगा तो बता वो आइडेंटिकल हो जाएंगे ना फर्स्ट से। अब बता यहाँ पर थर्ड लेयर और अब सेकंड लेयर तो अभी भी दिख रही है, रेड बॉल तो बीच में से, लेकिन बता फर्स्ट लेयर दिख रही है क्या। तो बता अब इसको थर्ड को मैं सी लेयर बोलूं या ए ही बोलूं वापस। मतलब फर्स्ट थर्ड सेम हो गई ना अब यहाँ पर। अच्छा फोर्थ फिर रखोगे तो फिर रेड बॉल आएगी, मतलब फिर कौन सी आएगी था, बी लेयर। मतलब बता यहां पैकिंग कौन सी हुई, ए बी टाइप पैकिंग होगी ना। तो लिख ले, तो इसमें कौन सी टाइप की पैकिंग होती है, क्योंकि यहाँ जो थर्ड लेयर है उसकी वॉइड्स या सेकंड लेयर की जो वॉइड्स हैं वो ऑन द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर बन रही है। ये जो डॉट शो करा वो क्या है, वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर। तो वो एटम्स ऑफ सेकंड फर्स्ट लेयर के ऊपर बन रहे हैं, इसलिए बता कौन सी टाइप की पैकिंग बोलेंगे, ए बी टाइप पैकिंग। या एक चीज सुनना, कई बार इसी को वो लिख देगा बी ए टाइप पैकिंग, तो भी करेक्ट है। मतलब वेरिएबल तो कोई भी ले सकता हूं, पी क्यू पैकिंग या एक्स वाई पैकिंग, कुछ भी बोले, या किसी को भी पहले लिख दे क्यू पी पैकिंग बोल दे हम, तो भी करेक्ट है। ऑल्टरनेट लेयर्स आर सेम, मतलब ऑल्टरनेट लेयर्स ही तो सेम है, फर्स्ट और थर्ड सेम है हर बार, या सेकंड फोर्थ सेम है, और तो ऑल्टरनेट लेयर्स आर सेम। अब मुझे बता दो यहां पर ध्यान से, इससे कौन से टाइप की पैकिंग यूनिट सेल बनेगी। बताइए चार जो कॉर्नर वाले हैं ऊपर वाले से टच्ड, और ऊपर फिर चार से टच्ड, तो बताइए बॉडी सेंटर्ड हो गया ना एक तरह से। तो बता कौन सी बनेगी, बीसीसी यूनिट सेल। तो अपने आप बता, तुम खुद ही बता रहे हो सिंपल सा कि कौन सी यूनिट सेल बनती है और किस टाइप की पैकिंग ऑफ लेयर्स अरेंजमेंट से बनती है। तो बता इसमें क्या होगा, बीसीसी यूनिट सेल इज फॉर्म्ड। और बीसीसी यूनिट सेल इज फॉर्म्ड मतलब बता क्या हो गया, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और जेड वैल्यू 2 हो जाएगी, हमें पता ही है वो। और पैकिंग एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ेगी, लेकिन बता ये भी क्लोज पैकिंग है क्या, क्योंकि बता मैक्सिमम नहीं है ये।
अच्छा इसमें अब एक नोट लिख लें। अच्छा था ये दोनों जो है, अब ध्यान सुना, इन दोनों के नेम में सिंपल क्यूबिक या बीसीसी पैकिंग में, मतलब हमने नेम इन ये दोनों किसके टाइप है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ही। अब इनमें हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग वर्ड लिखा है, लेकिन मतलब ये जो दोनों हैं इनको क्लोज पैकिंग में कंसिडर करेंगे क्या? ओके उसका मीनिंग क्या था, मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी मिनिमम वॉइड स्पेस, तो वो नहीं है ये। तो नोट लिख लें, both these packings are both these packings are not considered in close packing. Both these packings are not considered as close packing, not considered as close packing, not considered as close packing. तो बताइए क्लियर। अब ये हमने बोला था 3D क्लोज पैकिंग जो है, ये 3D मल्टी लेयर अरेंजमेंट, मतलब अभी तो हमने ओवर स्क्वायर पैकिंग रखा ना, लेकिन बता दूसरा कौन सा था, हेक्सागोनल पैकिंग भी तो होती है सिंगल लेयर में। तो बता सेकंड लिख लें हम, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के दो टाइप थे, अब हम बोल रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब यहां पर ध्यान से देखना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, अच्छा 6 स्फेयर्स को देख लें, बहुत ध्यान से देखना यहां पर, यह दो टाइप के ये अगेन होंगे, लेकिन कहां से होंगे ये ध्यान समझना। अच्छा था ये अगर मैं इसमें देखूं तो यहां पर बताइए फर्स्ट लेयर है ना पूरी ब्लैक वाली, ए लेयर है ना। अब बता इसमें मैं सेकंड लेयर अरेंज करूंगा तो यहां पर ओनली ध्यान सुनना, ओनली ऑन द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर ही अरेंज कर सकता हूं। अब समझना ध्यान से, वरना कुछ स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग में वॉइड्स पर भी रख सकते हैं और ऑन द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर भी रख सकते हैं, तो फिर यहां भी तो हो सकता है। तो बताइए हम अरेंज कर रहे हैं, नेचुरली मिलती हैं। तो हमने बोला हमें आज तक ऐसा नहीं मिला कि जब इन एटम्स के ऊपर वाला ही क्रिस्टल मिला। ओके हमने बोला ना एक्सरे डिफ्रेक्शन से लाते हैं प्रैक्टिकली, तो ये तो समझाने के लिए बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन बता एक्चुअल में हम थोड़ा करते हैं, तो नेचुरली जो होता है उसको समझा रहे हैं एक्सरे डिफ्रेक्शन से। तो यहां पर सिंपल सी चीज बोला, एक ही टाइप की मिलती है अरेंजमेंट कि हर लेयर अपने प्रीवियस लेयर की वॉइड्स में, हर लेयर यहां पर अपनी प्रीवियस लेयर की वॉइड्स में रखेंगे। अच्छा इन 6 स्फेयर्स को देखो ध्यान से, बोर्ड पर देखो, द 6 स्फेयर्स को देखेंगे तो बता यहां पर ये 6 वॉइड्स है ना इनकी, और उसमें देखो 3 का ट्राइंगल का टिप अपवर्ड्स है, फर्स्ट का, थर्ड का और फिफ्थ का, या 3 का ऑल्टरनेट का डाउनवर्ड्स है। तो बता यहाँ 6 स्फेयर्स हैं, उनके बता उनके वॉइड्स भी 6 हैं, लेकिन यहां पर अब जब हम अरेंजमेंट करते हैं ऑन द वॉइड्स, तो ध्यान से देखना, ऑन द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर जब हम पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे, अब थोड़ा ध्यान से देखना, तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी है तो बता यहां पर, इसलिए अभी पता चलेगा, देखो ध्यान से, ये 6 स्फेयर्स, मतलब इनके बीच में 6 वैकेंट स्पेस है ना। तो बता 6 वैकेंट स्पेस है, तो हमें क्या लगता है सिंपल सा कि 6 वैकेंट स्पेस है तो मैं 6 बॉल्स और रख सकता हूं, लेकिन ओनली 3 रख सकता हूं। उसका रीजन ध्यान से देखना, जब मैं 3 स्फेयर्स रखूंगा इनके ऊपर, मतलब ऑल्टरनेट वॉइड्स में ही आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बताइए बाकी जो 3 है, ये 3 बॉल्स जो रखी हमने, मतलब वो इनका अपनी एडजेसेंट वॉइड का भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो बता रखूंगा तो गिर जाएगी बॉल, तो ओनली 3 ही आ सकते हैं। इन 3 के मैं 6 रखूंगा तो वो बॉल गिर जाएगी, अगर रखूंगा मतलब 6 के ऊपर 3 ही आती है, गिर गई। तो बता हम कितने रख सकते हैं, 6 के ऊपर 3 ही रख सकते हैं। तो यहां पर सेकंड लेयर का जो अरेंजमेंट है, तो बताइए सिंपल सा मीनिंग, तो यहां पर ध्यान से, अब मैं यहां पर 6 के ऊपर 3 ही क्यों रख सकता हूं वो क्लियर है तो ये बना भी लें डायग्राम, और थोड़ा अच्छे से बनाना। तो बताइए फर्स्ट वाले में रखा, देन ऑल्टरनेट वॉइड में,
तो बता 6 के ऊपर 3 ही आएंगे, और भी होगी वॉइड्स। इसी तरह से आगे अरेंजमेंट करते जाएंगे हम। तो इस तरह से अरेंजमेंट होगा। अच्छा बता, अब जब मैं इन 6 के ऊपर, बोर्ड पर लिख लें, बता ये फर्स्ट लेयर ए लेयर है ना, इन 6 के ऊपर बता 3 ही आएंगे। तो बता ये फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर आर सेम या डिफरेंट है? डिफरेंट होता है, इसको ए लेयर या बी लेयर बोलूं? मतलब ए बी अभी अरेंजमेंट हुआ लेयर का, क्योंकि बता ये सेकंड लेयर भी दिख रही है ना हमें, और वैसे बता रेड लेयर वाली उसके वॉइड्स में रखी है, तो बता ये बी लेयर हो गई, ए लेयर और बी लेयर। तो बता सेकंड रेड वाली को हमने क्या बोला? बी लेयर। तो यहां तक बता सबको क्लियर है? ए और बी लेयर हमने बोला अरेंजमेंट। तो बता फर्स्ट लेयर की वॉइड्स में सेकंड लेयर के स्फीयर्स को अरेंज किया। अब लेकिन यहां पर इसके बाद ये दो टाइप की हो जाती है। यहां पर ध्यान समझना, ये थर्ड लेयर के अरेंजमेंट के बेसिस पर दो टाइप की होगी। ये तो स्टार्टिंग में ही अलग हो गई थी, सेकंड लेयर में ही अलग हो गई थी ये तो, लेकिन यहां पर थर्ड लेयर जब हम अरेंज करेंगे तब जाकर ये दो टाइप की होती हैं। क्यों होंगी बता, रीजन बता रहा हूं। पहले यहां पर देख लें, तो ये दो बना ले डायग्राम, ये सिंपल वाला बना लो, फिर मैं बोल रहा हूं, या एग्जैक्टली बोल रहा हूं, ये सबसे अच्छा तो एनसीईआरटी में देखना, वहां कलर डायग्राम होंगे, और ब्लैक एंड व्हाइट देखने हो तो मॉड्यूल में देख लेना, लेकिन कलर ही देखना, वहां पे अच्छे समझ में आता है। तो यहाँ पर अब बताइए, जो फर्स्ट लेयर है ए लेयर, इसकी सेकंड लेयर जब हमने अरेंज करी तो वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर में अरेंज की। अब लेकिन जो थर्ड लेयर है, जब थर्ड लेयर जब मैं अरेंज करूंगा तो बता फिर से वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर पर अरेंज करूंगा ना, वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर पर अरेंज करूंगा। लेकिन तुम ध्यान से देखो, मैंने बोला दो टाइप की हो जाती है ये। वो क्यों हो जाती है उसका रीजन, क्योंकि यहाँ दो तरह की वॉइड्स बनती हैं। अब उनको तुम बोलते हो वैसे टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लेकिन अभी मैं वो आगे बताऊंगा। लेकिन सिंपल सा भी वो जो दिखती कैसी है वो बस पता है। जैसे पहले ये लिख लेना, लिखे, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट मत लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना। थर्ड लेयर इज अरेंज्ड ऑन, थर्ड लेयर is arranged on the voids of, is arranged on the voids of second layer, on the voids of second layer. So there are two possibilities, there are two possibilities for the arrangement of third layer. So there are two possibilities for the arrangement of third layer, for the arrangement of third layer. अब उसमें फर्स्ट लिख लें, फिर मैं इसको समझा दूंगा, लिख लें पहले। फर्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ थर्ड लेयर, वापस सुन लो। द थर्ड लेयर इज अरेंज्ड ऑन द वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर द अरेंजमेंट ऑफ थर्ड लेयर। अब वो टू पॉसिबिलिटीज कैसे हैं वो लिख लें फर्स्ट उसमें से, फिर मैं इसको समझाऊंगा, दिखना भी चाहिए हमें वो। तो लिख लें फर्स्ट, द स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर, फर्स्ट टाइप की पॉसिबिलिटी जो है, द स्फीयर्स ऑफ third layer are arranged, are arranged on those voids, on those voids which are formed, which are formed over the atoms of first layer, over the atoms of first layer, over the atoms of first layer. So first and third layer become identical. So first and third layer become identical, फर्स्ट एंड थर्ड लेयर बिकम आइडेंटिकल। अब ये जो हमने लिखा इसका मीनिंग क्या है, ये आइडेंटिकल कैसे बनती है?
ये समझना बस ध्यान से, बोर्ड पर लिख ले। यहाँ पर इस डायग्राम में देखना है जो तुमने बनाया ढंग से, उसमें देखना। द बोर्ड पर लिख लो, सेकेंड लेयर रेड वाली लेयर की अरेंजमेंट देखें हम, तो बता वहां पर दो तरह की वॉइड्स बनती, कैसे बनी? या तुम ध्यान से देखोगे, ये जो वॉइड है बता, ये रेड वालों का खाली जगह है ना, बता ये जो खाली जगह, इसमें अगर मैं डॉट लगाऊं तो बता ये कहां बन रहा है? ऑन द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर बन रहा है ना बीच में, बता नीचे क्या दिख रहा है? ऑन द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर बन रहे हैं ये वाली वॉइड। अच्छा, दूसरी एक और टाइप की बन रही है, बता ये देखो, ये खाली जगह था, इसके नीचे एटम दिख रहे हैं फर्स्ट लेयर के, या वॉइड दिख रही है फर्स्ट लेयर की? तो बता दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, वो समझ में आया पहले? कि एक तो ऑन द वॉइड्स, अभी जो समझा रहा हूं मैं वो कहां है? ऑन द वॉइड्स ऑफ, ऑन द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर वॉइड। लेकिन मतलब मैं ऑन द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर रखूंगा अगर, जो सेकंड लेयर की है, तो वहां अलग तरह का अरेंजमेंट होगा। इसलिए दो टाइप की पॉसिबिलिटीज। और ये जो एटम्स पर बनती इन्हीं को टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हैं, जो ऑन द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर बनती इन्हीं को ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं। लेकिन अभी वो नहीं बोल रहा, सिंपल सा समझे हम कि कहां बन रही है एटम, उससे जल्दी समझ में आता है। तो बता यहां हर एटम के ऊपर बन रही है, देखो बता हर एटम के ऊपर बन रही, और रेड वाले होंगे ना, तो हर एटम के ऊपर बनेगी, और हर एटम के ऊपर बनेगी। तो बताओ जब ये थर्ड लेयर अरेंज करूंगा तो हर फर्स्ट लेयर के एटम के ऊपर ही आएगा ना वो। तो बता मैं इसको शो करूं, बोर्ड पर लिख ले, बता फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर अरेंज करी, और तुम्हें ध्यान से देखो दिख भी रहा होगा, बताइए ये येलो वालों के बीच में, इधर वालों को बता रहा हूं पहले, अभी बीच में मत बोलना, बता यहाँ पर, बताइए ग्रीन वाली बॉल दिख रही है ना बीच में से, तो बताइए ऑन द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर ही बन रही है ना वॉइड। तो मैं यहां रखूंगा तो ये सुपर इंपोज कर देगी ना फर्स्ट वालों को। तो मैंने पहले बोलता आंखें तुम्हारी कितनी अच्छी है, इसलिए मैंने बोला था पहले। तो बताइए यहाँ पर ये ऑन द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर बन रही है ना, ग्रीन वाला एटम दिख रहा है, दिख रहा है, ऑनलाइन वालों को भी दिख रहा है। तो देख लें से, तो यहाँ पर या अब सिंपल सा डायग्राम में अच्छे समझ में आता है। तो बता यहाँ पर अब जब हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर 3 आए, लेकिन बता हर एटम के ऊपर वॉइड बनेगी ना इसकी, तो हर एटम के ऊपर बनेगी। तो बता थर्ड लेयर जब अरेंज करूंगा तो बता ये इस तरह का वापस वही फेस बनेगा ना, एक तरह से यही वापस होगा। तो बता अब यहां पर ये क्यूबिक तो नहीं बन रही, बता इसको मैं अगर ज्वाइन करूंगा सबको तो ये क्या बनेगा? हेक्सागन। हेक्सागन 3D बनेगा, बता पहले 2D वाला था, अब ये नीचे भी हेक्सागन ऊपर भी हेक्सागन, इन सबको ज्वाइन कर दे तो क्या बन गया? ये 3D हेक्सागन बन गया। मतलब बता इससे क्यूबिक यूनिट सेल बनेगी या हेक्सागोनल? तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एचसीपी यूनिट सेल भी पढ़ते थे ना। तो बता यहां पर अब पैकिंग कौन सी हो गई? ए बी ए। अच्छा इसके ऊपर फिर कितने आएंगे? 3 ही आएंगे ना, इसके ऊपर भी 6 के ऊपर फिर से, तो बता इनके ऊपर फिर से 3 ही आएंगे। तो बता ये कौन से टाइप की पैकिंग बोलूं? ए बी पैकिंग बोलोगे ना, तो ए बी टाइप पैकिंग बोला। और बता इसमें पढ़ो अब तुमने जो लिखा है, फर्स्ट एंड थर्ड लेयर बिकम्स आइडेंटिकल, मतलब यहां भी ऑल्टरनेट लेयर्स आर सेम। तो बताइए ए बी टाइप पैकिंग होगी, लेकिन बता इससे क्यूबिक यूनिट सेल बनेगी या एचसीपी? एचसीपी यूनिट सेल। अच्छा मैं क्वेश्चन उसका आगे पहले पूछ लेता हूं, बता कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, बोलो। बता अपनी लेयर में ये सेंटर वाले को देखो, 6 से टच्ड है, नीचे 3 से, फिर बता बी लेयर आएगी ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तो ये मीनिंग क्लियर सबको? ये देख लें इसे यहां पर। तो अब इसमें ए बी थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर जब सेम हो गई तो कौन से टाइप की पैकिंग? पैकिंग फिर से ए बी टाइप पैकिंग होगी, लिख लें। तो ए बी टाइप पैकिंग। और इससे बता कौन सी यूनिट सेल बनती है? क्यूबिक या हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड? तो इससे क्या बोल देते हैं कई बार? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। लेकिन बता हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलूं या यूनिट सेल बोलूं, बात एक ही है। लेकिन शॉर्ट में क्या लिखेगा वो हमेशा? एचसीपी यूनिट सेल। तो एचसीपी यूनिट सेल इज फॉर्म्ड। और बता इसमें हमने बताया अभी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा?
12, और इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी जब हम कैलकुलेट करके लाते हैं तो वो 74% ही आती है, मतलब √2π/6 ही आती है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 12, मतलब बता फिर से थर्ड लेयर ए, फिर से फोर्थ लेयर बी, ए बी टाइप पैकिंग होगी, तो मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करूं। तो बता यहाँ पर ये हमने बोला 6 फेस सेंटर्स बनते हैं, फिर फेस कॉर्नर्स होते हैं, बता एक बॉटम वाला बोला। तो बना लो डायग्राम। बना लेते हैं एक लेवल से। तो बता ये जो हमने बोला यहाँ पर सिंपल सा, ये जो वापस बोल रहा है, ये जो हमने हेक्सागोनल बोला, तो बता ए लेयर, उसमें 6 कॉर्नर्स और 1 फेस सेंटर। बोर्ड पर देख लें पहले, द 6 कॉर्नर्स, ये बॉटम वाले फेस के, उसके बीच में द फेस सेंटर है ना। फिर बता कौन से आते हैं बीच में, बी लेयर के 3 एटम्स। फिर बता ये टॉप फेस हो गया, उसमें फिर से 6 कॉर्नर्स और फेस सेंटर एक बीच का। तो बता इस तरह से अरेंजमेंट हुआ ना। तो बता इसको मैंने यहाँ शो का इस तरह शो करा। तो बता ये जो अरेंजमेंट है इसको बता मैं यहाँ लिखूं लेयर की फॉर्म में। तो बता ये ए लेयर हो गई ना, ये कौन सी हो गई, बी लेयर, ये फिर से ए लेयर हो गई। तो बता यहां पर भी देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। ये अपनी लेयर में 6 से टच्ड है ना, इसके ऊपर कौन सी लेयर है, बी लेयर, उनके 3 से टच्ड है, तो 9 हो गया। अच्छा इसके नीचे फिर से बी आएगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12। पैकिंग एफिशिएंसी डायरेक्ट ध्यान रखनी है। अच्छा यहां तुम देखोगे ध्यान से इसमें, मतलब ये जो नियरेस्ट नेबर्स हैं, अच्छा ये जो हाइट में इन दोनों फेसेस के, यहां ध्यान सुनना, ये जो टॉप और बॉटम वाले ये आपस में टच्ड हैं क्या, नहीं है। तो यहां एक चीज ध्यान सुनना, हेक्सागोनल यूनिट सेल में ओनली 2 फेसेस होते हैं। हमें सबको क्या लगता है कि इनको भी ज्वाइन कर दे तो ये भी तो फेसेस हैं, नहीं है। फेसेस का मतलब इक्वल डिस्टेंस वाले कॉर्नर्स, जो एज बना है सेम। तो बताइए टच्ड है ना। तो ओनली 2 ही फेसेस होते हैं, टॉप और बॉटम वाला, बस। ये वैसे बताइए टच्ड है ही नहीं, तो ये फेस बना ही नहीं सकते, तो हम समझाने के लिए बोल देते हैं। अब बताइए ये चीज क्लियर सबको। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए यहाँ नियरेस्ट नेबर ये टॉप और बॉटम वाले कॉर्नर है या ये एडजेसेंट है, बता इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2r इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अच्छा इसको एज लेंथ ए भी बोल सकते हो ना। तो बता रेडियस भी तो लानी है ना, यहां पर भी तो रेडियस होनी चाहिए ना। तो बता इसकी रेडियस लाएंगे हम, तो हम कैसे बोलेंगे, अब मैं इसको डायग्राम में समझा के बोलूं। तो बता यहां पर ये वाला कॉर्नर एटम, मतलब अपने दूसरे कॉर्नर एटम का नियरेस्ट नेबर है ना। तो बता ये टच्ड है एक दूसरे से, तो बता इसको आर बोल दे, आर। तो ये तो क्या है, एज लेंथ की टर्म में ए बोलोगे, तो बता ए इक्वल्स टू 2r, या r इक्वल्स टू a/2 बोल सकते हो। तो रेडियस ऑफ
यहाँ पर एटम HCP यूनिट सेल में क्या होती है A/2, जबकि ये सिंपल क्यूबिक में भी थी लेकिन वहां अलग था। अच्छा ये क्लोज पैकिंग है ना, मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी, मिनिमम वॉइड स्पेस, तो R इक्वल्स टू A/2। अच्छा यहाँ पर बस ध्यान रखना Z की वैल्यू इसके लिए कैसे बताएंगे, तो ध्यान से देख लें बोर्ड पर। अच्छा Z की वैल्यू लानी है तो मुझे ध्यान से यहाँ पर मतलब ये 12 तो कॉर्नर एटम्स है, बोर्ड पर देख लें। मतलब ये 6 इस फेस के 6 कॉर्नर्स, लेकिन अब बीच वाला कॉर्नर है फेस सेंटर है। अच्छा मुझे बता दो ये फेस सेंटर वाला एटम कितनी पूरी यूनिट सेल में हो सकता है, मतलब ये फेस पूरे पर इसके ऊपर एक और यूनिट सेल बन सकती है ना, तो बता यहां पर भी कॉमन इसका इफेक्टिव पार्ट हाफ, वही पहले की तरह। अच्छा बताइए बी लेयर वालों का इफेक्टिव पार्ट पूरा होगा, क्यों बताइए दोनों के बीच में सैंडविच बन गए ना, तो बताइए पूरा का पूरा होगा। बताइए पूरे तीनों एटम किसी में नहीं जा सकते, बताओ ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी साइड में तो भी नहीं आएंगे ये, तो बता इनका इफेक्टिव पार्ट 3, तीनों बी लेयर के एटम्स का, फेस सेंटर वालों का हाफ, तो जेड लाना है ना हमें। अब लेकिन कॉर्नर्स कितने हैं 12, क्योंकि बता 6 तो टॉप वाले फेस के, 6 ही बॉटम वाले फेस के, तो 12 कॉर्नर्स। अब इसके लिए मैं बोल रहा हूं याद रख लेना कि ये जो कॉर्नर एटम होता है ये 6 यूनिट सेल्स में शेड होता है, ये क्यूबिक नहीं है हेक्सागोनल है। क्यूबिक होता तो मैं रूम से समझा देता, लेकिन हेक्सागोनल को नहीं समझा सकता मैं यहां से, इसलिए मैं बोल रहा हूं याद रख लो डायरेक्ट। यहां पर ये 6 यूनिट सेल्स में कॉमन होता है, तो बता इफेक्टिव पार्ट 1/8 या 1/6, 1/6 होता है। लेकिन बता टोटल कॉर्नर एटम्स कितने हैं 12, बी लेयर के 3 पूरा होगा। अच्छा फेस सेंटर वाले कितने हैं 2, एक बॉटम टॉप फेस का, तो लिख भी ले, तो बताइए 1/6 इंटू 12 क्या हो गया एट कॉर्नर्स, 3 किसका हो गया बी लेयर का, और हाफ इंटू 2 किसका है फेस सेंटर्स का। तो बता जेड वैल्यू कितनी हो गई टोटल 6 एटम्स पर यूनिट सेल होगी, तो बता इसका जेड सबसे ज्यादा है ना 6 एटम्स पर यूनिट सेल, लेकिन फिर भी इसमें बता पैकिंग एफिशिएंसी 74% ही आती है, क्योंकि इसका वॉल्यूम ए क्यूब नहीं होता, क्योंकि बता यहाँ हाइट होगी ना अलग से, तो बता ये हाइट अलग होगी और ये ज्यादा है एज लेंथ से, बता एज लेंथ तो यही है 2r मतलब a, लेकिन बता ये तो बहुत ज्यादा है ना, तो वो वॉल्यूम यहाँ पर एरिया इंटू हाइट से जब लाते हैं तो वो ज्यादा आता है, इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी 74% ही रह जाती है। इधर ध्यान रखो, तो बताइए क्लियर सबको ये, तो बता पैकिंग एफिशिएंसी HCP यूनिट सेल की मीनिंग क्लियर सबको ये। अब ये तो हमने बोला जब हम थर्ड लेयर के स्फेयर्स को ऑन द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर जो बनती है उन वॉइड्स में रखते हैं, लेकिन बता यहां दूसरा जब मैं इसको रखूंगा ऑन द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर, ध्यान से देखना ये जब सेकंड वाला मैं बताऊं, लिख लें पहले सेकंड टाइप का, सेकंड टाइप में सेकंड लिख लें, ये मत लिखना, इसकी जगह दूसरा लिखेंगे, सेकंड लिख लें। The spheres of third layer, the spheres of third layer are arranged, are arranged on those voids, are arranged on those voids, are arranged on those voids which are formed, which are formed over the, which are formed over the voids of first layer, over the voids of first layer, over the voids of first layer. So
third layer is also different from first and second layer. So third layer is also different from फर्स्ट एंड सेकंड लेयर. मतलब बता थर्ड लेयर अब जो बनेगी उसको बता बी ए बोलूं या बी ए बी सी बोलेंगे. अब द सी लेयर बोलोगे ना, वो अलग हो गई ना यहाँ पर. तो यहां पर ध्यान देखना, इसमें जो पैकिंग होती है वो कौन सी होती है, ए बी सी. और फिर सी लेयर की जब वॉइड्स में रखते हैं, अब ये मान लेना सी लेयर की जब वॉइड्स में फोर्थ लेयर रखूंगा मैं, तो वो ऑन द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर ही बनती है. मतलब बता फिर से क्या आएगी, ए, फिर कौन सी आएगी, बी. मतलब यहां पर ए बी या ए बी सी टाइप पैकिंग. और इस ए बी सी टाइप पैकिंग से बनती है क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर या क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग या यूनिट सेल. तो लिख लें इसमें ये सारी चीज बोर्ड पर से, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड यूनिट सेल. और उसको क्या बोल देते हैं शॉर्ट में, सीसीपी, या ये होती है आइडेंटिकल एफसीसी के. तो सीसीपी बोले या एफसीसी यूनिट सेल, तो बता सीसीपी या एफसीसी यूनिट सेल बनती किससे है, एबीसी टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से. और एबीसी में यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन कोऑर्डिनेशन नंबर सब सेम हमें पता है. और लेकिन जेड की वैल्यू 6 या 4 एटम्स पर यूनिट सेल, 4 एटम्स पर यूनिट सेल. और रेडियस हमें पता ही है √2a/4 होती है, वो कुछ लिखना नहीं है. तो बता अगर मैं तुमसे इनडायरेक्टली पूछूं एफसीसी को, तो बोलूंगा एबीसी क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर बता. तो हमें याद आए एबीसी टाइप मतलब बता कौन से हो गई, एफसीसी यूनिट सेल. तो ये अब मैं इसको शो करूं तो देख लें बोर्ड पर, क्यों थर्ड लेयर अलग हो जाती है जब हम ऑन द वॉइड्स रखते हैं फर्स्ट लेयर वाली पे. बोर्ड पर देख लो, मतलब हम ये बोर्ड पर देख लें, द फर्स्ट लेयर, बी लेयर, येलो लेयर, मतलब ऑन द वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर तो रख चुके जो एटम्स पर बनी थी. लेकिन मतलब ये साइड वाली भी तो खाली है ना, यहाँ भी तो वॉइड बन रही है ना, तो ऑन द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर ही बन रही है. अब मैं रखूंगा इनके ऊपर तो फिर से 3 ही आ सकती हैं. क्यों, क्योंकि बता 3 पे तो रखे हुए ना पहले से. तो बता 3 पर जब आएंगी तो बता इस तरह का अरेंजमेंट दिखेगा. अब बताओ तुम्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों दिख रही है ना, रेड येलो ग्रीन. तो बता थर्ड लेयर डिफरेंट है. अब तुम्हारी आंखें कितनी, मैंने बोला ना फोर्थ लेयर फिर सेम आती है, ऑन द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर बनती है. थर्ड रेड वाले की वॉइड्स देखो, ध्यान से देखोगे तो ग्रीन दिख रहा है. तो मैंने पहले बोला मान लेना. तो बता एबीसी टाइप पैकिंग होती तो यहाँ पर तो देख लें से, तो होता है ये एबीसी टाइप पैकिंग. अब एक ये जो हमने सारा पढ़ा ये तो हमने पूरा डिटेल में बता दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में या इस चैप्टर में सबसे अच्छी चीज बता, समरी हम पढ़ लेंगे तो भी वो याद है. तो बता वैसे बता सकते हैं. तो बता अगर मैं तुमसे बोलूं शॉर्ट में इसकी समरी हम बोले अगर, तो बता जो हमने ये पढ़ा क्लोज पैकिंग. और एक चीज ध्यान रखना, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में बोल दे क्लोज पैकिंग ओनली, ये ना बोले कि वो 1D है 2D है, तो ऑलवेज क्या मानेंगे हम, 3D एज्यूम करेंगे. क्यों, क्योंकि बता क्रिस्टल 3D तो होता है, इसलिए वही माननी हमने 3D क्लोज पैकिंग. अब बता जो शॉर्ट में हमने पढ़ा, ये 2 टाइप की क्लोज पैकिंग पढ़ी है ना हमने, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. तो ये जो मैं समरी बता रहा हूं यही याद है तो हमारा शॉर्ट में सब चीजें हो जाएंगी, क्वेश्चंस भी हो जाएंगे. तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. और ये जो स्क्वायर पैकिंग है मतलब अगेन 2 टाइप की होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिससे बनती है और बीसीसी यूनिट सेल बनती है. और बता सिंपल क्यूबिक में ए टाइप पैकिंग होती है, ए टाइप पैकिंग. और बीसीसी में ए बी टाइप पैकिंग होती है ऑफ लेयर्स अरेंजमेंट. तो हम जो पढ़ चुके हैं वही है सब शॉर्ट में यहाँ पर अभी हमने जो पढ़ा. लेकिन हेक्सागोनल में अगेन 2 टाइप होता है, एचसीपी यूनिट सेल बने जिसमें ए बी टाइप पैकिंग ही होती है. और एक चीज ध्यान रखना होता है, ये जो सिंपल या बीसीसी वाली पैकिंग है ये भी ए बी टाइप की, लेकिन इसको क्लोज पैकिंग बोलोगे क्या, इसको बोलेंगे ओनली एचसीपी को.
या दूसरा CCP या FCC को। लेकिन इसमें तो ABC टाइप पैकिंग होती है। और इसका शॉर्ट में जो हमने सारे पॉइंट्स पढ़े HCP के बताए, इनके तो हमें पता है, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके टेबल फॉर्म में। इसके भी शॉर्ट में बोल दे तो HCP के लिए Z की वैल्यू 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, रेडियस ऑफ एटम A/2, 2R = A, और पैकिंग एफिशिएंसी 74% या √2π/6। तो इसकी सारी चीजें हो गई शॉर्ट में। लेकिन इसका एक क्वेश्चन जो प्योरली रटने वाला है कि वो तुमसे मेटल्स लिख देगा 4 और पूछेगा इनमें से कौन सी मेटल सिंपल क्यूबिक क्रिस्टलाइज होती है, BCC होती है। तो वो रटे हुए ही होने चाहिए, क्योंकि देखकर हम नहीं बता सकते, वो तो सब एक्सरे डिफ्रैक्शन से लाए। और सिंपल क्यूबिक का एग्जाम्पल ओनली एक होता है, पोलोनियम मेटल। BCC के एग्जाम्पल सबसे कॉमन वाले होते, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, वो तुम मॉड्यूल में देख लेना पेज नंबर 16 पर। लेकिन सबसे एग्जाम्पल फर्स्ट ए ग्रुप मेटल सबसे कॉमन, ये हमने न्यूमेरिकल्स में भी यूज करा, मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा था। सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन BCC लैटिस, या पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC लैटिस। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्स्ट ग्रुप मेटल सब BCC की होती हैं। या क्रोमियम ग्रुप मेटल्स, मतलब क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, या सबसे इसका जो हम यूज करते हैं एक और कॉमन, आयरन, वो भी BCC टाइप। और सबसे ज्यादा जिसके मिलते हैं एग्जाम्पल वो है CCP या FCC। कॉपर ग्रुप मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, सब कॉपर, निकल, कोबाल्ट ग्रुप मेटल्स। ऑल इनर्ट गैसेस एक्सेप्ट हीलियम, ये ध्यान रखना, इसी का क्वेश्चन कंपटीशन में आया था। उसने 4 इनर्ट गैसेस लिखी थी, पूछा था इनमें से कौन सा क्रिस्टल बनाए, अगर बना तो सकते हैं नाम इनके, तो कौन सा CCP या FCC लैटिस शो नहीं करता है, तो बता किसका होता है, वो हीलियम को छोड़कर। अब HCP के और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, वरना डी ब्लॉक की भी बहुत सारी शो करती है। तो इनके अलावा एग्जाम्पल्स देखने तुम्हें तो मॉड्यूल में पेज नंबर 16 पर देख सकते हो ये, ठीक है। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसमें।